नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने राजनीति को लेकर के एक बहुत मार्के की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति में कोई भी घटना अनायास नहीं होती है, कोई भी घटना अनप्लान्ड नहीं होती है। अगर आपको दिखे कि कोई घटना अनायास हुई है या अनप्लान्ड लगे तो इसका मतलब है कि उसे उसी तरह से प्लान किया गया होता है, यानी वो इस तरह से प्लान किया गया होगा कि वो आपको लगे कि अनप्लान्ड है। तभी जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग स्थित एक मस्जिद में गए और उन्होंने एक मजार पर फूल चढ़ाए तो ये कहा गया कि इसमें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई राजनीति देखने की जरूरत नहीं है, ये एक निजी कार्यक्रम है जिसमें वो आए थे। जिनकी मजार पर गए थे वो मरहूम जमील इलियासी साहब के बेटे ने, शोएब इलियासी ने कहा कि इसमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये मोहब्बतों का पैगाम है, मुल्क के लिए इसे बहुत अच्छा संदेश दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख अपने साथ अगर आरएसएस के कई बड़े पदाधिकारियों को लेकर के, जिसमें इंद्रेश भी शामिल हैं, रामलाल शामिल हैं जो पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री रहे हैं, कृष्ण गोपाल भी उसमें शामिल है, अगर इतने लोगों के साथ एक मस्जिद में गए और मजार पर फूल चढ़ाई तो ये निश्चित रूप से मुल्क के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है, मोहब्बतों का पैगाम है। लेकिन याद नहीं आ रहा है कि आखिरी बार आरएसएस का कौन स्वयंसेवक, कौन सरसंचालक किसी मस्जिद में गया था या किसी मजार पर जाकर के फूल चढ़ाई थी उसने। भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी जरूर पाकिस्तान जाकर के जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ा के आए थे, लेकिन उससे ऐसा बवाल मचा था, ऐसा विवाद खड़ा हुआ था कि लाल कृष्ण आडवाणी को इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन खैर वो बीजेपी की बात थी, ये सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत की बात है। वो आज एक मजार पर गए, वहां फूल चढ़ाई, उन्होंने उस मस्जिद में तमाम जो मरहूम जमील इलियासी साहब के दोनों बेटों से मुलाकात की। उनके बड़े बेटे जो हैं वो अभी डॉक्टर उमर इलियासी साहब, वो ऑल इंडिया इमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है इमामों का, उसके प्रमुख भी हैं, उनसे भी मुलाकात की उन्होंने। तो ये सारी चीजें ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये अनायास हुआ है। ये कहा भी ऐसा ही जा रहा है कि वो मरहूम जमील इलियासी साहब का वो था, उनकी पुण्यतिथि थी जिसके मौके पर वो आए थे। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जब आप इस पूरी घटना को बारीकी से देखेंगे तो एक कंटिन्यूटी दिखाई देगी, एक निरंतरता दिखाई देगी। ये साफ दिखाई देगा कि किसी न किसी योजना के तहत आरएसएस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी मुस्लिम समाज को जोड़ने या उसके प्रति सद्भाव दिखाने का प्रयास हो रहा है। अभी एक दिन पहले, जिस दिन ये मोहन भागवत उस मस्जिद में गए हैं, मजार पर फूल चढ़ाई है, उसके 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि कोई 1 महीना पहले 22 अगस्त को मोहन भागवत ने मुस्लिम समाज के 5 इंटेलेक्चुअल्स से 5 लोगों से मुलाकात की। यह मुलाकात संघ के कार्यालय में हुई थी और मिलने वालों में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड वाइस चांसलर हैं जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह भी थे, जो मशहूर एक्टर नसीरुद्दीन शाह के भाई हैं। उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल के नेता शाहिद सिद्दीकी भी थे, उनके साथ पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी थे और एक कारोबारी सईद शेरवानी साहब भी थे। इन 5 लोगों के साथ मोहन भागवत की मुलाकात हुई थी और वो बातचीत बहुत महत्वपूर्ण बातचीत है, जिसका जो ब्यौरा अभी सामने आया है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इस मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी थे और संघ प्रमुख के बीच जो बात हुई है वो बहुत अहम बात है। मुस्लिम समाज के लोगों ने संघ प्रमुख से ये शिकायत की कि पूरे देश में इन दिनों ये एक ऐसा चलन हो गया है कि हर मुसलमान को संदेह की नजर से देखा जाता है। ये उनकी बड़ी जायज शिकायत थी कि क्यों हर मुसलमान को, इस देश के 20 करोड़ मुसलमानों को अपनी देशभक्ति का सबूत हर समय देना पड़ेगा, उनको क्यों उनके साथ ऐसा संदेह की नजर से उनको देखा जाएगा, ये उन्होंने शिकायत की। तो मोहन भागवत ने जो उनके सामने बात रखी, जो अपनी शिकायत की, वो भी बहुत अहम है। मोहन भागवत ने गोकशी को लेकर के, यानी गाय मारने को लेकर के अपनी चिंताएं उनके सामने रखी और हिंदुओं को काफिर कहे जाने को लेकर के भी उन्होंने अपनी चिंता सामने रखी। आज जब भारत जैसे देश में, जो एक सर्वधर्म समभाव का देश है, जिस देश में हमेशा हर धर्म के लोगों का स्वागत किया, जिस देश में, जो एकमात्र देश है जहां मुसलमानों के, इस्लाम के जो सभी 72 फिरके हैं उसके लोग रहते हैं, उस देश में सबसे बड़े धर्म के लोगों को कैसे काफिर कहा जा सकता है? वो
जो अगर कोई भी हो, अगर दूसरी जगह भी नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन जिस देश में सबको बराबरी का अधिकार मिला हुआ है, वहां एक सबसे बड़े धर्म के लोगों को काफिर मानना, ये अपने आप में किसी न किसी तरह से दूरी बढ़ाने का वाली चीज है। इसकी वजह से दूरी बढ़ती है, निश्चित रूप से इससे दूरी बढ़ती है। तो ये संघ प्रमुख की जो शिकायत थी, उन्होंने अपनी बात रखी और मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों ने अपनी बात रखी। ये 22 अगस्त की बात है। और उसके बाद ये एक उसी की कंटिन्यूटी है कि संघ प्रमुख दिल्ली आए और कस्तूरबा गांधी मार्ग पर वो गए, जहां उन्होंने मरहूम जमील इलियासी साहब की मजार पर फूल चढ़ाए, उनके दोनों बेटों से मुलाकात की और वहां से ये मैसेज निकला कि ये मोहब्बत का पैगाम है। लेकिन ये देखने में, चाहे 22 अगस्त की मुलाकात हो या कस्तूरबा गांधी मार्ग वाली मस्जिद में जाने का मामला हो, ये देखने से लग रहा है कि दो समुदायों के बीच में सद्भाव बढ़ाने का एक प्रयास है। अब इसके बरक्स इसको यहां छोड़ें और इसके बरक्स ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी इस दिशा में क्या कर रही है। जुलाई के अंत में हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के सारे नेताओं से और सभी कार्यकर्ता, जो भी बड़े नेता वहां मौजूद थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, उनको कहा कि बीजेपी को, मुसलमानों को, और खास तौर से जो पसमानदा मुस्लिम समाज है, यानी मुसलमानों में जो पिछड़े और निचले तबके के लोग हैं, उनको पार्टी से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक लार्जर विजन शेयर किया था और इसको लेकर के एक योजना भी बनी थी। और उस योजना पर तुरंत ही बीजेपी ने अमल भी शुरू कर दिया था। उसके कोई 4-5 दिन के बाद ही, अगले ही हफ्ते में दिल्ली में एक पसमानदा मुस्लिम स्नेह मिलन का आयोजन किया गया और उस स्नेह मिलन में बीजेपी के अनेक बड़े नेता शामिल हुए। जो भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं के लक्ष्मण, जिनको अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा गया है और जिनको संसदीय बोर्ड का सदस्य भी बनाया गया है, वो उस पसमानदा मुस्लिम स्नेह मिलन के मुख्य अतिथि थे। तो बीजेपी ने जो मुस्लिम समाज का पिछड़ा तबका है, पसमानदा मुस्लिम समाज है, उसको हिंदू समाज का जो पिछड़ा तबका है उसके साथ जोड़ने की एक रणनीति बनाई है। अब ये चीजें, बीजेपी में बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। लंबे समय तक बीजेपी ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी मानी जाती थी या सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन बीजेपी अब बदल गई है। बीजेपी ब्राह्मणों बनियों की पार्टी नहीं है। बीजेपी के नेता खुल करके पिछड़ी जाति की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री की जाति बताई जाती है कि प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, उन्होंने कई बार कहा कि उनके मंत्रिमंडल में सर्वाधिक ओबीसी और पिछड़े और दलित लोगों को मंत्री बनाया गया है। 27 ओबीसी मंत्री बनाए जाने की कई बार खबरें आई। तो ये जो एक पोजिशनिंग है बीजेपी की, वो ऐसी है जिसमें यह लग रहा है कि बीजेपी अपने हिंदू समाज के जो पिछड़ा तबका है, उसके साथ मुस्लिम समाज के जो पिछड़े तबके को जोड़ करके और उसको किसी न किसी तरह से अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। ये जुलाई में प्रधानमंत्री ने विजन बनाया। अगस्त के पहले हफ्ते में दिल्ली में पसमानदा स्नेह मिलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हुए, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष शामिल हुए। उसके बाद 22 अगस्त को मुस्लिम समाज के 5 बड़े बुद्धिजीवी, जाने माने बुद्धिजीवियों ने संघ प्रमुख से जाकर के मुलाकात की और उसके बाद उसी निरंतरता में आज ये स्थिति है कि संघ प्रमुख मस्जिद में गए, वहां मजार पर जाकर के उन्होंने फूल चढ़ाए। तो ये 4 घटनाएं ऐसी हैं जो जुलाई के अंत से लेकर के अभी तक हुई हैं। ये इससे ऐसा संदेश जाता है, इससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए कुछ न कुछ प्रयास कर रही है। अब सवाल है कि इसमें कितनी सफलता मिलेगी और क्यों इस प्रयास को लेकर के मुस्लिम समाज इसको किस तरह से देख रहा होगा। एक तरफ तो बीजेपी की जहां राज्य सरकारें हैं, वहां लगातार मुस्लिम समाज के साथ मुश्किलें आ रही हैं। जैसे असम में अभी पिछले दिनों कई मदरसे गिरा दिए गए और तमाम मदरसों को वहां के मुख्यमंत्री ने आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बताया। किसी न किसी तरह का लिंक निकाल करके वहां मदरसे तोड़े गए। उत्तर प्रदेश में भी मदरसों का सर्वे करने की बात आई है और उनको चिन्हित किया जा रहा है। सरकारी मदरसे अलग और प्राइवेट मदरसों का सर्वे अलग हो रहा है। इस तरह का सर्वे असम में भी हो रहा है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि वो अपने यहां भी कराएंगे इस तरह का सर्वे। तो एक तरफ तो जो मुस्लिम समाज के शिक्षा के केंद्र हैं, जो मदरसे हैं, उनको लेकर के संदेह दिखाया जा रहा है, उनका सर्वे हो रहा है, उनको गिराया जा रहा है। दूसरी तरफ पैगंबर मोहम्मद को लेकर के कई जगह जिस तरह की बातें हुई हैं, हालांकि उसमें बीजेपी ने कार्रवाई की, लेकिन जिस तरह की नफरत फैलाने वाली बातें चैनल पर बैठ करके और बीजेपी के प्रवक्ताओं ने की, वो एक घटना है। जिस तरह से अभी एक एक करके जो आखिरी मंत्री थे, मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्र सरकार में मुसलमान, उनको भी हटा दिया गया
और एक भी एमपी, बीजेपी के इस समय 400 के करीब एमपी हैं दोनों सदनों में मिलाकर के, और एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। तो ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, एक तरफ तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, और दूसरी तरफ ये आउटरीच का प्रोग्राम हो रहा है बीजेपी की तरफ और से अभी, और आरएसएस की तरफ से भी। तो ये कहीं ना कहीं एक जो पहले ऐसा लग रहा है कि जो दूरी बन गई है या जो विरोध हो चुका है, दोनों तरफ से जो टकराव की स्थितियां बनी है, जैसे कर्नाटक में हिजाब को लेकर के विवाद हुआ या हलाल मीट को लेकर के विवाद हुआ, तो इस तरह के जो विवाद हुए हैं उन सबको पीछे छोड़ करके और एक कदम आगे बढ़ाने का प्रयास बीजेपी और आरएसएस की तरफ से होता दिख रहा है। इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी, मुस्लिम समाज कितना भरोसा करेगा, ये बात की बात है। उसमें बीजेपी पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ने की कोशिश कर रही है। उसमें बड़ी प्रमुखता से दानिश आजाद अंसारी का भी चेहरा दिखाया गया। अभी देश में जितनी भी सरकारें हैं बीजेपी की, जितनी राज्य सरकारें हैं या केंद्र की सरकार है, इकलौते मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी हैं जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में, तो उनका भी अभी पीछे सम्मान किया गया कुछ दिन पहले। तो ये जो पिछड़ी जाति के मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का है, या वहां कम से कम इस तरह का सद्भाव का मैसेज देना है कि वो कम से कम उनकी हॉस्टिलिटी खत्म हो, वो हॉस्टाइल ना दिखे। कुछ समय पहले जो बीजेपी की तरफ से प्रयास किए गए थे या केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास किया गया था, वो 3 तलाक का मामला था, और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया, लेकिन भारत सरकार ने इसके बावजूद उसको अपराध बनाने का कानून बनाया। तो ये इस तरह से बीजेपी को उम्मीद थी कि मुस्लिम समाज की महिलाएं कम से कम वो बीजेपी की तरफ रुझान दिखाएंगी या उसके प्रति उनका सद्भाव बनेगा। ये उससे आगे का प्रयास है। ये पसमानदा मुस्लिम समाज के जरिए व्यापक मुस्लिम समाज को, चूंकि ज्यादातर आबादी वही है, उसको जोड़ने का प्रयास हो रहा है। तो भले आज ये इस तरह का दिख रहा हो कि ये अनप्लान्ड है या ये इस तरह से अचानक संघ प्रमुख वहां चले गए, लेकिन ये व्यापक और बड़ी राजनीति का हिस्सा है। ये इसी तरह से प्लान किया गया होगा कि इसको ऐसा दिखाया जाए। अब इस बात को ये कैसे ये राजनीति से जुड़ती है, या इसका एक पहलू और ये है जो अभी एक दिन पहले कल जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी जस्टिस जोसेफ की, और चैनल्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ये कहा कि चैनल्स नफरत फैलाने की जगह बन गए हैं। मीडिया और सोशल मीडिया दोनों जगह से सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है, और भारत सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इसको रोकना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात थी, ये बड़ी टिप्पणी थी, और ये बड़ी खबर भी बनी चारों तरफ। तो क्या वो कहीं ना कहीं वो इस मामले से जुड़ रहा है क्या, बीजेपी और आरएसएस के मुस्लिम आउटरीच से जुड़ रहा है क्या? क्योंकि जो नफरत फैलाने वाली बात है वो ये है कि एक तरह से वहां जहर उगला जाता है अल्पसंख्यकों के प्रति या मुस्लिम समाज के प्रति, उनके लोगों को बिठा करके उनके सामने। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज का ये कहना भी था कि एंकर्स जो है वो गेस्ट को बोलने ही नहीं देते, उनको कोई मौका नहीं देते हैं। तो एक तरह से फैला वहां चैनल्स के ऊपर से जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव बनाया जाता है और उनके बीच टकराव की बातें कही जाती हैं, या मुस्लिम समाज को नीचा दिखाने वाली जो बातें होती हैं, उन पर रोक लगाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और यह हैरानी नहीं होगी कि अगर इस सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भारत सरकार इस दिशा में कोई पहल करे या चैनल्स पर इस तरह की चीजें रुकें। तो ये कहीं ना कहीं इस बात से जुड़ रहा है कि ये जो पूरा प्लान किया हुआ है मुस्लिम समाज के प्रति सद्भाव दिखाने का और उसकी दूरी को कम करने का, उसका ये हिस्सा, और उसका मकसद ये हो सकता है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पिछले 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी होगी जब 24 में चुनाव में जाएंगे, और कांग्रेस पार्टी जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा से और 10 साल अपोजिशन में रह के जिस स्थिति में आई है, अगर वो मजबूत होती है अगले चुनाव में, तो ये संभव है कि देश भर में मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट करें। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस फिर एक बड़ी ताकत बन सकती है, अगर अल्पसंख्यकों के वोट बढ़ते हैं, राज्यों में प्रादेशिक पार्टियों को वोट मिलते हैं और कांग्रेस को नहीं मिलते हैं, तो इससे एक तरह का राजनीति में बिखराव रहता है, अपोजिशन की राजनीति में। तो एक कहीं ना कहीं इस पूरे प्रयास का यह मकसद है कि मुसलमान जो मतदाता हैं या आम आवाम है उसको यह मैसेज दिया जाए कि बीजेपी उनके लिए उनकी दुश्मन नहीं है, और जो अब तक होता रहा है बीजेपी उसको रोकने और उसे ठीक करने का प्रयास कर रही है। अब इस पर मुस्लिम समाज कितना भरोसा करेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसके पीछे एक व्यापक राजनीति है, एक व्यापक सामाजिक एजेंडा भी है। आरएसएस जिसका कहना है कि वो एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, उसके प्रमुख का मुसलमानों तक इस तरह पहुंचना और उनके साथ मिलकर के बैठना और उनको भरोसा दिलाना, ये एक बड़ा सामाजिक एजेंडा भी है, बड़ा सांस्कृतिक एजेंडा भी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बड़ा राजनीतिक एजेंडा भी है जो बहुत दिलचस्प है और जिस पर नजर रखने की जरूरत है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।